नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज एक बार फिर से आपके सामने एक ज़बरदस्त कहानी लेकर के हाजिर हूं। साथियों, आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की है। पिछले काफ़ी समय से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमारे लिए एक लव हॉरर स्टोरी लेकर आओ। तो आज एक ऐसी ही ज़बरदस्त स्टोरी है जिसके अंदर आपको प्रेम, सस्पेंस एंड थ्रिलर, हॉरर एंड कॉमेडी, इन सब का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। साथियों, आज की कहानी यूपी में कानपुर के रहने वाले कार्तिक की है। कार्तिक एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता है और एक बार उसे अपनी कंपनी के काम की वजह से उत्तराखंड के रानीगढ़ में जाना पड़ा। अब कार्तिक एक जवान लड़का है और अभी तक कुंवारा है, तो जाहिर सी बात है कि लड़कियों से दोस्ती करने के ख्वाब उसके भी मन में चलते हैं। कार्तिक काफ़ी मनमौजी लड़का है और हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है और हर चीज़ में कॉमेडी ढूंढ ही लेता है। जब वह पहली बार उत्तराखंड में पहुंचता है तो उसे बस के अंदर ही एक लड़की दिखाई देती है जिसे वो पहली बार देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है और मन ही मन उससे मोहब्बत करने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस लड़की को वो देख रहा है वो उसके साथ हो रहा एक बहुत बड़ा छलावा है जिसके अंदर वो फंसता जा रहा है। कार्तिक ऑफिस के काम में लगने के बाद भी बस में मिली उस लड़की के ख्वाबों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था और उसके पीछे जाते जाते वो एक ऐसी जगह पर जाकर फंस जाता है जहां पर उसके सामने एक इतनी बड़ी सच्चाई खुलती है कि उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। तो चलिए अब पूरी कहानी हम कार्तिक के पर्सपेक्टिव से ही जानते हैं। लेकिन साथियों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टोरीज तो अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन कई साथी ऐसे भी हैं जो स्टोरीज तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे दिल की गहराइयों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला और मजबूत हो सके और आपका मेरे साथ दिल का रिश्ता बन सके। और हाँ, जो लोग पहली बार कहानी सुनने के लिए आए हैं वो जल्दी से अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताएं और वो कितने सालों से स्टोरी सुन रहे हैं ये भी बताएं। तो चलिए अब आगे की स्टोरी कार्तिक के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं कार्तिक। जब मैं बस में बैठकर रानीगढ़ जा रहा था तो वो मुझे नारेला की पहाड़ियों में उस बस में मिली। खाली पड़ी बस में कुछ इक्का दुक्का लोग ही होंगे। शाम का वक्त था। बस घुमावदार रोड पर लहराती हुई चल रही थी। बाहर सूरज डूब रहा था। यहाँ बस के अंदर मैं उसके इश्क में डूब रहा था। वो बेपरवाह सी कुछ सोचती हुई बैठी हुई थी, कहीं खोई हुई। उसकी उदास सी आंखें न जाने क्या राज लेकर बैठी हुई थी। मैं एक तक उसको देखे जा रहा था। देखने में वो पहाड़ी नहीं लग रही थी। सच बताऊं तो मैं उसकी खूबसूरती में एकदम खो गया था। अचानक से वो मेरी ओर पलटी और मैं सकपका गया। मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और फिर उसने आंखों में उदासी भर ली, जैसे किसी मजबूरी की वजह से मुस्कुरा नहीं पा रही हो। फिर कुछ देर तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूरज डूब चुका था और बस में भी अंधेरा होने लगा था। तभी अचानक से बस झटका खाकर रुकी। वो उठी और एक नज़र मेरी तरफ मारते हुए तेजी से बस से उतर गई। वहां कोई बस स्टैंड भी नहीं था और आसपास कोई आबादी भी नहीं थी। फिर भी बीच में क्यों बस रोकी, ये सवाल मेरे दिमाग में कौंध ही रहा था। तभी कंडक्टर बोला, कितनी बार बोला है बस सही करा लो, रोज अटक कर रुक जाती है। ड्राइवर ने कहा, बस तो सही है पर यहाँ ऊंचाई ज्यादा है तो यहाँ आकर अटक जाती है। पुरानी बस है ना तो लोड नहीं ले पाती। फिर वह हंसा। कंडक्टर ने घुड़की देते हुए कहा, कभी कभी तो हमें ये भूत प्रेत का चक्कर लगता है, ससुरी इसी जगह आकर अटक जाती है। ड्राइवर ने कहा, अच्छा कम बातें बनाओ, शाम का टाइम है, लाइट जला लो और ऊपर वाले का नाम ले लो, वरना भूत करोगे तो सच में आकर चिपट जाएगा। बस चढ़ाई पर धीरे धीरे चढ़ रही थी। मेरी नज़र उस लड़की पर थी पर कान उन दोनों की बातों पर। धीरे धीरे वो मेरी नज़रों से ओझल होती जा रही थी और मैं उसको देखे ही जा रहा था। फिर अचानक से वो पलटी, मेरी तरफ देखा और अंधेरे में कहीं गुम हो गई।
मैं अपनी सीट छोड़कर आगे की सीट पर आकर बैठ गया और कंडक्टर से बात करने लगा। मैंने कहा, और कितना टाइम लगेगा? कंडक्टर ने जवाब दिया, बस पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा, अभी कौन सी जगह थी जहां थोड़ी देर पहले बस रोकी थी? कंडक्टर ने कहा, बस तो सीधे बस स्टैंड से चलकर बस स्टैंड पर ही रुकती है। मैंने याद दिलाते हुए कहा, अरे अभी 5 मिनट पहले जब वो लड़की उतरी थी। कंडक्टर ने चौकन्ने होकर कहा, कौन सी लड़की? हमने कोई बस नहीं रोकी, वो तो बस वहां जाकर अपने आप अटक जाती है, ऊंचाई पर लोट नहीं ले पाती। वहां तो हमसे कोई कहे तो भी बस ना रोके, वहां पास ही कब्रिस्तान का रास्ता जो है। वैसे तुमने कौन सी लड़की देख ली भैया? शाम को ही लगा ली क्या? ये कहकर दोनों ठहाका मारकर अजीब सी हंसी हंसने लगे। मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। मुझे लग रहा था दोनों मस्ती के मूड में है जो मुझसे मस्खरी कर रहे हैं। मैं बस स्टैंड पर उतरा और रिक्शा करके होटल की ओर चल दिया। एक तरफ तो मेरे में उस लड़की की प्यारी सूरत आंखों में घूम रही थी, दूसरी ओर उन दोनों की बात दिमाग में घूम रही थी। मैंने अपने प्यार पर यकीन करना ज्यादा जरूरी समझा और उसकी मीठी मीठी यादों में खो गया। थोड़ी देर बाद में होटल आ गया। तभी उस रिक्शे वाले की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। सर, सर, कहाँ खो गए सर? सच बताऊं तो उतने से टाइम में मैं अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ एक रोमांटिक डांस तो कर ही चुका था। अब क्या करूं? मैं भी तो इंसान ही हूं ना। कुछ सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। रिक्शे वाला मुझे देखकर ऐसे चकित हो रहा था जैसे मैं कोई पागल हूं जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। खैर, मुझे उससे क्या करना? मुझे तो बस उससे ही मतलब था जिसको देखने के बाद आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली फीलिंग आ रही थी। जिसके को मैं मन ही मन अपना मान चुका था, उसका अता पता तक नहीं था कि वो कौन थी। ऊपर की जेब में पहले से पड़े हुए रुपयों से मैंने रिक्शा का किराया चुकाया और बाकी के पैसे उसे रखने को बोला और होटल की ओर चल दिया। मैंने अपने होटल रूम में शिफ्ट किया। मुझे काफी थकान हो गई थी तो मैंने नहाने का फैसला किया। हालांकि थोड़ी ठंड थी पर मैं नहाने चला गया। नहाते वक्त भी बस मुझे बार बार उसका ही ख्याल आ रहा था और आंखों के सामने उसकी उदास आंखें बार बार दस्तक दे रही थी। पता नहीं क्या था, उसकी आंखों में न जाने क्या कहना चाहती थी। नहाकर सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए। कमरे में चाय पीने की जगह मैंने रेस्तरां में जाना ज्यादा सही समझा। मैं थोड़ा मिलनसार आदमी हूं और लोगों से बातचीत करने में यकीन रखता हूं। नई जगह, नए लोग और नए अनुभव मुझे बहुत पसंद है। इन सब में आपको ये तो बताना भूल ही गया कि मैं यहाँ कंपनी के एक प्रोजेक्ट की वजह से आया हुआ था और अभी फिलहाल तो मुझे यहाँ लंबे समय तक रुकने के निर्देश थे। खैर, मैं नीचे रेस्टोरेंट में पहुंच गया और चाय का ऑर्डर दे दिया। रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ नहीं थी तो मैं वहां फ्री बैठे वेटर से मूड मारने लग गया। बातों बातों में उसने बताया कि बस स्टैंड यहां से ज्यादा दूर नहीं है, रिक्शा वाला अपना बिल बनाने के लिए ही आपको घुमा कर लाया था। मैंने मन ही मन उस रिक्शा वाले को गाली दी, पर फिर सोचा कि चलो अच्छा है, उसकी वजह से ही मैं सपने में ही सही अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ रोमांटिक डांस तो कर पाया। थोड़ा पॉजिटिव सोच का इंसान हूं मैं। हर चीज में अच्छाई ढूंढने लगता हूं। चाय का बिल पे करने के लिए मैंने पर्स निकालने के लिए जेब में हाथ दिया तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसी आज के उस युवा की हो जाती है जो रात को तकिए के नीचे मोबाइल रखकर सोया होता है और सुबह आंख खुलने पर मोबाइल अपनी जगह पर नहीं मिलता। खैर, मेरा पर्स मुझे छोड़कर जा चुका था। उसमें सब जरूरी चीजें थी, मेरा आधार कार्ड, मेरे एटीएम और कुछ कागज। मैंने जेब में पड़े खुले पैसों से चाय का बिल चुकाया। मेरे लिए पर्स का मिलना बहुत जरूरी था। मैं होटल के अंदर जिस रास्ते से आया था उसको नजर मारते हुए वापस रूम तक जा पहुंचा, पर सब जगह देखने पर भी वहां पर्स नहीं मिला। पर्स इस कदर नाराज था जैसे कोई रूठी हुई प्रेमिका नाराज होकर साथ छोड़ देती है। जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अब संभावना थी कि या तो उस रिक्शा में गिरा हो या उस बस में। रिक्शा में मिलना तो नामुमकिन ही था। सोचा बस में ही देख लिया जाए।
शायद किस्मत से मिल जाए। बाहर निकलकर देखा तो इक्का दुक्का रिक्शा खड़े थे। पता नहीं इतनी जल्दी होने के बावजूद क्यों मैंने पैदल जाना सही समझा। शायद मैं वहां के रास्ते से वाकिफ होना चाहता था। वहां किसी से रास्ता पूछकर मैं रास्ते पर नजर डालता हुआ बस स्टैंड की ओर जाने लगा। बस स्टैंड पहुंचने में मुश्किल से 10 मिनट लगे। मैंने उस रिक्शा वाले को मन ही मन शुक्रिया कहा, जिसकी वजह से मेन रोमांटिक डांस कर सका। कोई और रिक्शा वाला होता तो 5 मिनट में लाकर रख देता, पर उस नेक इंसान ने मुझे बस स्टैंड से होटल पहुंचाने में पूरे 20 मिनट लगाए। ऐसे ही भले लोगों पर ही तो ये पृथ्वी टिकी हुई है। खैर, बस स्टैंड ज्यादा बड़ा नहीं था और भीड़ भाड़ भी ज्यादा नहीं हो रही थी। आधे से ज्यादा एरिया में अंधेरा था और बस लाइन से लगी हुई थी। मैं अपनी बस को ढूंढने लगा। ऊपर वाले का शुक्रिया की बस मिल गई। बस के गेट के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था, सो रहा था। मेरी आहट से उसकी नींद खुल गई। उसने मेरी ओर देखा और देखकर फिर से सो गया, जैसे मेरे आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा हो। मैंने दरवाजा खोला तो पहले से खुला हुआ था। मोबाइल की लाइट जलाई और अंदर जाकर देखने लगा। वहां उसी सीट के नीचे मेरा पर्स पड़ा हुआ था। जब मैंने सीट बदली थी शायद तभी गिर गया होगा। मैंने तुरंत उठा लिया। सब कुछ सुरक्षित था। मेरे मुंह से निकला थैंक्स गॉड, और मैंने बस वालों को भी मन ही मन थैंक्स कर दिया कि उन्होंने बस की सफाई नहीं की थी। मैं वहां से निकलने को ही था, पता नहीं कहां से उस सीट को एक बार निहारने का ख्याल आ गया। दिल तो पागल है ना। मैंने उस सीट पर लाइट मारी तो मुझे वहां कुछ पड़ा हुआ नजर आया। मैंने पास जाकर ध्यान से देखा तो एक रूमाल नजर आया। मैंने तुरंत उठा लिया। उसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस वक्त मैं खुद को किसी कहानी का जासूस समझ रहा था, जिसके हाथ कोई बड़ा सबूत लग गया हो। बस से बाहर निकलकर आया तो वो कुत्ता, जिसको अब तक मुझसे कोई मतलब नहीं था, अब मुझ पे भौंकने लगा और बार बार भौंक रहा था। मैंने सोचा, अजीब कुत्ता है। जब रोकना था तब रोका नहीं, और अब ऐसे रोक रहा है जैसे चोरी के बाद अपना हिस्सा मांग रहा हो। वो भौंकते भौंकते मुझे मैन गेट तक छोड़ने आया। खैर, वहां से निकलकर मैं वापस अपने होटल रूम में आ गया और वही रूम में ही खाना मंगा लिया। यात्रा की थकान हो गई थी तो मैं गहरी नींद में सो गया। रात के वक्त नींद में मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कमरे में आया और आकर चला गया। गहरी नींद में था तो मुझे लगा शायद कोई सपना देखा है। हो सकता है मेरा भ्रम हो, पर सुबह उठकर देखा तो मैं होटल में था, तो कोई कैसे अंदर आ सकता है। थकान भरी गहरी नींद में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहा धोकर तैयार हुआ तो रात वाले रूमाल का ख्याल आ गया। रात में टेबल पर ही तो रखा था, यहां वहां कपड़ों में, तकिए के नीचे सब जगह खोज मारा पर कहीं नहीं मिला। मैं परेशान हो गया। मेरे पहले प्यार की पहली निशानी कहीं खो गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया। एक रुमाल संभाल कर नहीं रख सकता, मोहब्बत क्या खाक करूंगा। उस होटल में 3 रूम पर एक वेटर यानी केयर टेकर लगा हुआ था। मैंने रिसेप्शन पर कॉल करके उसको ऊपर बुलाया और पूछा, कोई मेरे रूम में आया था क्या? उसने कहा, सर, रूम अंदर से लॉक रहता है, ऐसे कोई अंदर नहीं आ सकता। उसने पूछा, कुछ हुआ है क्या? कुछ सामान चोरी हुआ क्या? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ। वो रात के खाने की प्लेट्स उठाने लगा। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे कोयलों पर पड़ी और वो आश्चर्यचकित होकर बोला, साहब, ये आपने रखे हैं यहां? मैंने देखा तो वहां कुछ कोयले पड़े हुए थे। आश्चर्य की बात है, रुमाल देखने की जल्दबाजी में मेरी नजर कैसे नहीं पड़ी। टेबल पर कोयले बिखरे पड़े थे जैसे अधजले हों। वो वेटर उनको देखकर सकपका गया और सिर्फ प्लेट लेकर चला गया। मुझे वेटर का व्यवहार कुछ अजीब लगा। उससे भी अजीब ये लगा कि ये कोयले मेरे रूम में कहां से आ गए, और उससे भी अजीब, जब रूम अंदर से बंद था तो रूमाल कहां गायब हो गया। सब सामान सही रखा हुआ था, तो सिर्फ क्या कोई रुमाल लेने क्यों आएगा? मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता था। मुझे स्टाफ पर ही शक हो रहा था कि कोई मुझे नींद में समझ कर आया है, और जल्दबाजी में कुछ हाथ नहीं लगा तो रुमाल ही ले गया। मेरी एक गंदी आदत थी कि किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं तो उसको सुलझाकर ही दम लेता हूं।
मैं होटल के रेस्टोरेंट में गया तो वो वेटर भी वहां सर्व कर रहा था। मैंने उसको इशारे से बुलाया। वो आया और बोला, क्या हुआ साहब? मैंने पूछा, तू वो कोयले क्यों नहीं उठाकर लाया? वो सकपका गया और बोला, मैं बोलता हूं किसी को, वो उठा लेगा। मैंने थोड़ा सख्ती से पूछा, तूने क्यों नहीं उठाए और तू घबरा क्यों गया था? बोल, तू ही आया था ना रात को रूम में? वो बोला, नहीं साहब, आपके कमरे में रात को कोई चुड़ैल आई थी। हो सकता है उसका कोई सामान गलती से आपके पास आ गया हो जिसको वो लेने आई हो। आपकी किस्मत अच्छी है साहब, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता कि रात को मेरे कमरे में चुड़ैल आई थी? तो वो आंखें घोल करके बोला, यहां बच्चा बच्चा जानता है साहब, चुड़ैल जहां जाती है वहां अपनी निशानी छोड़ जाती है। वो जले हुए कोयले उसकी निशानी है। आपके रूम से क्या गया है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, गैलरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना? मुझे उसकी फुटेज दिखा, वरना मैं मैनेजर से तेरी शिकायत करता हूं। ये सुनकर वो घबरा गया और इस बात के लिए राजी हो गया, साहब मेरी शिकायत मत करना वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वो मुझे सीसीटीवी के मॉनिटर रूम में ले गया। वहां मौजूद आदमी ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। पूरी फुटेज में कहीं कुछ मेरे मतलब का नहीं था, सिवाय एक दृश्य के। वो कैमरा मेरे रूम को पूरी तरह कवर नहीं कर रहा था, उसमें थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। मेरे कमरे का दरवाजा खुला और कुछ मिनट बाद बंद हो गया। ना ही कोई अंदर गया और ना ही कोई बाहर आया। मेरे लिए ये अजीब अनुभव था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना चाहा और उसको झूम करके देखा तो मुझे कुछ नजर आया। मैंने और झूम किया तो पिक्सल फटने लगे, पर जो नजर आया वो किसी जीत से कम नहीं था। वो किसी की परछाई थी, शायद किसी लड़की की। अगर मेन कैमरा झूम नहीं करता तो शायद मैं वो नहीं देख पाता। मुझे कुछ दिख गया है। मैंने ये बात उस वेटर और ऑपरेटर को नहीं बताई। एक बात तो पता चल गई थी कि कोई मेरे रूम में आया था, और पक्का नहीं था, पर वो शायद कोई लड़की थी। फिर मैंने अपनी हाथ घड़ी पर नजर डाली तो समय देखकर मुझे ध्यान आया, जिस काम से मैं यहां आया हूं उसका तो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं। बाहर से रिक्शा पकड़कर मैं कंपनी के ऑफिस चला गया। वहां दिन भर मीटिंग्स का दौर चला, पर मेरा सारा ध्यान कल रात की उस घटना पर ही था। ऑफिस से शाम 4 बजे फ्री हो गया और वापस जाने लगा। दिमाग सारी कड़ियों को जोड़ने में लगा था। अगर वो रुमाल उसका था तो वो रात में लेने क्यों आई? उसको पता कैसे चला कि रुमाल मेरे पास है? ऐसा क्या था इस रुमाल में? इस पूरे झमेले में दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। करीब 15 मिनट बाद मैं होटल पहुंच गया। रूम में पहुंचा और चाय का ऑर्डर दिया। वो कोयले अभी भी वहीं पड़े हुए थे। पता नहीं क्या सोचकर मैंने उन्हें अपनी पेंट की जेब में डाल लिया। चाय पीकर दिन भर की थकान मिटाई। समय देखा तो शाम के 5 बज गए थे। दिमाग में आया थोड़ी ताजी ठंडी हवा खाई जाए। सूरज डूबने लगा था। मैं होटल के बाहर आया और किसी से कब्रिस्तान का रास्ता पूछकर पैदल ही निकल लिया। आसपास का पहाड़ी रास्ता मनमोहक लग रहा था। पता नहीं पहाड़ों से मुझे क्या लगाव है, जब भी मौका मिलता है खिंचा चला आता हूं। कभी कभी तो मुझे महसूस होता है कि पिछले जन्म में कहीं में भी किसी पहाड़ी एरिया में पैदा हुआ था। टहलते टहलते वहां कब पहुंच गया पता भी नहीं चला। वहां रोड के किनारे खड़ा हो गया। चारों ओर अजीब सी शांति छाई हुई थी। दूर दूर तक बस पहाड़ ही पहाड़ मन को सुकून दे रहे थे। वहां बोर्ड लगा हुआ था, कब्रिस्तान इधर। बोर्ड से जरा सा आगे चलकर कब्रिस्तान बना हुआ था। इतना दूर था कि आप आंखों से देख सके। पता नहीं क्या सूझा मुझे। मैंने जेब में हाथ डालकर उसको मन ही मन याद किया। अंधेरा हो गया था, पर पास ही लगे पोल पर लगे बल्ब से हल्की सी रोशनी हो रही थी और वहीं पास के एक पत्थर पर बैठ गया। तभी अचानक क्या देखता हूं कि रोड के सामने से कोई साया मेरी ओर ही चला आ रहा था और मेरे से थोड़ी दूर सामने आकर रुक गया। इतना दूर कि अंधेरे के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मैं हीरो बनकर कब्रिस्तान आ तो गया,
अगर बाई चांस कोई भूत प्रेत पीछे से आ गया तो क्या होगा। ये अच्छा था, वो साया सामने से आ रहा था। वो साया मेरे इतने नजदीक आ गया कि मैं उसको देख सकता था। मैं उसकी तरफ बस देखता रह गया। वो मेरे सामने खड़ी हुई थी, मेरे सपनों की सुंदरी। मुझे एक तक निहारता देख उसने मुझे टोका, आप यहां क्या कर रहे हैं। मेरी चोरी एक बार फिर से पकड़ी गई थी, पर खुशी इस बात की थी उसने मुझे पहचान लिया था। जी वो, मैं बस ऐसे ही, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने मेरी ओर देखकर कहा, बस ऐसे ही तो, इस समय तो यहां कोई नहीं आता। मैंने सोचा डायरेक्ट बात कर लेना ज्यादा अच्छा है। मैंने आत्मविश्वास से कहा, जी वो मैं आपकी तलाश में यहां आया था। उसने आश्चर्य से कहा, मेरी तलाश में? क्यों? मैंने शर्माते हुए कहा, आप बुरा ना माने तो कह दूं। और उसके जवाब का इंतजार किए बिना मैंने कहना शुरू कर दिया, वो ना उस दिन से जब से आपको देखा है तो रात को नींद नहीं है, दिन में चैन नहीं है, बस आपके बारे में ही सोचता रहता हूं और आपको ढूंढते ढूंढते यहां चला आया। उसके चेहरे पर शर्म की एक लाली सी छा गई जो अंधेरा होने के बावजूद मुझे नजर आ रही थी। वो मेरी बात पर हल्के से मुस्कुराई और फिर उसकी आंखों में वही उदासी छा गई। उसने कहा, देखने में तो बड़े शरीफ और मासूम लगते हो, अच्छा लगता है क्या किसी लड़की को घूरना और उसका पीछा करना। मैं वैसी लड़की नहीं हूं, तुम अपने लिए कोई और ढूंढो। मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारी जिंदगी के लिए। इतना कहकर वहां से वो कब्रिस्तान के अंदर जाने लगी। मैंने पूछा, यहां कहां जा रही हो? मेरी ओर हंसकर देखा और बोली, घर और कहां। उसकी स्माइल देखकर एक बार को दिल डर से धक्का कर गया। इसका घर कब्रिस्तान में है। अचानक से वहां पोल पर लगा वहां नाम मात्र का बल्ब अपने आप बुझ गया। शायद लाइट चली गई थी और कुछ 10 सेकंड बाद ही बल्ब जल गया, पर वो अपनी जगह नहीं थी। मैंने उसको आवाज दी, पर मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं आया। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, डर तो लग ही रहा था और अंधेरा भी हो गया था। मैंने उस वक्त वापस जाना ही ठीक समझा। मैं होटल तो वापस आ गया था, पर मन उसी सब में अटका हुआ था। अगर वो भूत थी तो इंसानों जैसे बात क्यों कर रही थी, और इंसान थी तो वहां कब्रिस्तान में क्या कर रही थी। अगर मैं उसको पसंद नहीं था तो उसने मुझे पहचान कैसे लिया और मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। पर उसने मुझे दूर रहने की धमकी या सलाह, जो भी समझो, दे दी थी। उसकी आंखें जो कह रही थीं वो कुछ और था और उसकी जुबान कुछ और कह रही थी। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, पर उसकी आंखों की उदासी कुछ और ही बयां कर रही थी। कुछ तो बड़ी गड़बड़ थी। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे प्यार की दूसरी निशानी, वो कोयले, अब तक मेरी जेब में थे। मैं इन सब में उसका नाम पूछना भी भूल गया। तो रुमाल और कोयले की बात कहां से पूछता। लोगों के प्यार की निशानी गुलाब का फूल होता है और हमारी किस्मत में कोयले। उसका मासूम चेहरा और आंखों में उदासी बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे कि शायद वो किसी मुसीबत में है, पर दिमाग कह रहा था कि ये आशिकी कहीं किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। फिर मन में आया कि प्यार किया तो डरना क्या, अब जो भी होगा देखा जाएगा। सच बताऊं तो किसी के लिए इतना पागल हो जाऊंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे इस बात की चिंता भी सता रही थी, अगर वो सच में भूत निकली तो क्या होगा। मैं तो कैसे भी मैनेज कर लूंगा, पर फैमिली कैसे एडजस्ट करेगी। फिर मुझे खुद अपनी सोच पर हंसी आ गई। छाया, कैसा इश्क का ये शुरूर है, ना जज्बातों पर काबू, ना धड़कनों पर जोर है। खैर, मैंने अपनी सोच को विराम दिया और नीचे डिनर करने रेस्टोरेंट में चला गया। वहां वही वेटर मुझे देखकर खुद आ गया, मुझसे आकर ऑर्डर लिया। डिनर के बाद जब मेन बिल पे कर रहा था तो वो आकर बोला, सर कुछ पता चला क्या? मैंने उसको घूर कर देखा तो वो सकपका गया और बोला, सर मैं तो बस आपके लिए परेशान था, इसलिए पूछा। मैंने सोचा चलो कोई तो परेशान है मेरे लिए, और हम जिसके लिए परेशान हैं उसको कोई खबर ही नहीं। मैंने उसको इशारे से सीसीटीवी रूम की ओर आने को कहा। सीसीटीवी रूम में पहुंचकर मॉनिटर पर मैंने उसको कुछ दिखाया तो उसकी आंखें फैल गई। मैंने पूछा, पहचानते हो इसको? उसके माथे पर पसीना आ गया और बोला, इसमें साफ साफ तो नहीं दिख रहा,
पर मैं अगर सही हूं तो ये वही है। मैंने पूछा, कौन? उसने बोला, सर आप किसी को बोलना मत, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ये लड़की इसी होटल में काम करती थी, नायरा नाम था उसका, और इसने रूम नंबर 203 में फांसी लगा ली थी। आज तक किसी को कुछ पता नहीं लगा कि क्या हुआ था। 203 मतलब मेरे बगल वाला रूम। मेरे हलक में थूक अटक गया। वो आगे बोलने लगा, सर इसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है, और शुरुआत के दिनों में इसकी हलचल कई बार महसूस हुई थी, इसलिए उस रूम को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। पिछले 2 साल से ऐसी कोई घटना नहीं हुई, पर अचानक से आपके कमरे में आना और कोयले छोड़ जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उस वेटर से पूछा, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई तस्वीर है? तो उसका साथी कंप्यूटर में पड़ी पुरानी तस्वीरें मुझे दिखाने लगा। उसकी तस्वीर उसने मुझे दिखाई तो मेरी आंखें फटकर बाहर आने की हालत में हो गई। तो नायरा नाम है उसका। तो क्या मैं एक आत्मा से मिलकर आया हूं? क्या मैं एक आत्मा से प्यार करता हूं? सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मोहब्बत के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। मेरी वही हालत हो रही थी, आसमान से गिरे खजूर में अटके। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वेटर ने मुझे इस तरह परेशान देखा तो बोला, क्या हुआ सर, आपको डर लग रहा है क्या? मैंने गुस्से में घूरकर उसकी ओर देखा तो वो बोला, घबराओ मत सर, वो बहुत अच्छी लड़की थी, आज तक किसी का बुरा नहीं किया। जरूर आपने उसकी किसी चीज को डिस्टर्ब किया होगा, वरना वो आपके रूम में नहीं आती। फिर आंखें गोल करके बोला, वैसे भूत प्रेत का क्या भरोसा, कब क्या कर दे। मैंने मन में सोचा कि अब उसको क्या बताऊं। डर मुझे भूत प्रेत का नहीं, मेरे फ्यूचर बर्बाद होने का है। पहली बार कोई लड़की पसंद आई और वो भी भूत निकली। मैं तो उससे भी शादी करने को तैयार था, पर लोगों का क्या करूंगा? उनको तो भूत दिखाई नहीं देगा, वो तो ये समझेंगे कि मैं हवा से बात कर रहा हूं, मुझको पागल समझेंगे। खैर, पागलों वाली हरकत तो मैं कर ही चुका था, तो इस विषय में सोचना बेमानी था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे इतनी गहरी मुद्रा में सोचता देख वो वेटर बड़ी मासूमियत से बोला, सर परेशान मत होइए, ज्यादा सोचोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और दिमाग खराब हुआ तो आपका फुटूरे खराब हो जाएगा। मैंने पूछा, फुटूरे मतलब? वो बोला, सर आपका भविष्य। मैंने गुस्से से कहा, इसको फ्यूचर बोलते हैं। वो सक पकाकर बोला, जी सर वही। फिर जासूसी मुद्रा में आंख चलाकर बोला, सर एक बात कहें, अगर आप नाराज ना हो तो। मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहा, क्या मैं तुम्हें स्वभाव से गुस्सैल लगता हूं? उसने बड़े सहज भाव से जवाब दिया, लगते तो नहीं हो सर, पर जब से आपके साथ वो घटना हुई है तब से आपका नटूरे काफी बदल गया है। मैंने कहा, अब ये नटूरे क्या है? इस बार वो बड़े आराम से बोला, आपका स्वभाव सर। अब की बार मुझे सच में गुस्सा आ गया। मैंने कहा, उसको नेचर बोलते हैं, कोई कहकर मर गया था क्या कि नहीं आती तो भी अंग्रेजी बोलो? मुझे गुस्से में देखकर और मेरी बात सुनकर वो वहां से चुपचाप खिसक गया। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगा, इसके साथ 1-2 दिन और बात की तो सच में मेरा फुटूरे खराब, फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं भी क्या क्या बोल रहा था। खैर, मैं वहां से उठा और अपने रूम की ओर रुखसत किया। आंखों में नींद नहीं थी, फिर भी आंखों को बंद करके लेट गया। लगभग 1 घंटे बाद मैं उठा और रूम में चक्कर काटने लगा। फिर ना जाने क्या सूझा। मैंने रूम का डोर खोला और बाहर गैलरी में देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। मैंने गैलरी में चहलकदमी करना शुरू कर दिया। अचानक से मेरी नजर रूम नंबर 203 पर गई। मन में अचानक से कौतूहल सा जाग गया। मैं कुछ सोचकर रूम की ओर गया और की होल से झांकने की कोशिश की। की होल में अंधेरा सा नजर आया। मैंने जैसे ही दरवाजे के ऊपर हाथ रखा तो दरवाजा चर्र की आवाज के साथ अपने आप खुलता चला गया। कमरे में अंधेरा था, चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हुए थे जो मेरे शरीर से टकरा रहे थे। मैंने मोबाइल की लाइट कमरे में स्विच बोर्ड देखने के लिए डाली। जैसे ही स्विच ऑन किया तो सामने का दृश्य देखकर मेरी घिघी बंद गई। नायरा सामने के पंखे पर फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे अभी अभी फांसी लगाई हो। मैंने उसकी तरफ नजर भर कर देखा। अभी उम्र ही क्या थी, ऐसा क्या था जो जरा भी इंतजार नहीं कर सकी। मैं उसको देख ही रहा था, अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अचानक से वहां अंधेरा छा गया। मैं वहां से भागा। किसी ने पैर पकड़कर मुझे दरवाजे के अंदर खींचने की कोशिश की। मैं गिर पड़ा। मैं वहां से भागा और अपने रूम के अंदर जाकर बेड पर लेट गया और खुद को एक चादर के अंदर समेट लिया। मैं गहरी गहरी सांस लेकर अपने आप को संयंत्र करने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे सीने में जकड़न सी होने लगी। हाथ पैर में लकवा सा मार गया। मेरे चेहरे के अलावा पूरा शरीर एकदम जड़वत हो गया था। अचानक मुझे मेरी छाती पर वजन महसूस होने लगा। मैंने धीरे से आंखें खोली तो मेरी सांस अटक गई। ये क्या? वो मेरे सीने के ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी। उसकी आंखें अंगारे सी लाल हो रही थी। उसके हाथों पर सफेद सी परत जमी हुई थी। नाखून ऐसे थे जैसे बरसों से काटे नहीं हो। उसने मेरे गले पर अपने दोनों हाथ रख लिए और धीरे धीरे मेरा गला दबा दिया। मेरी सांस बंद हो रही थी। उसने अट्टाहस के साथ पूछा, तू कौन है? बस स्टैंड क्यों गया? वो रुमाल तूने क्यों उठाया? क्या चाहता है तू? यहां क्यों आया है तू? मैंने मन ही मन कहा, गला छोड़े तो कुछ बोलूं। उसने मेरा गला और तेजी से दबाना शुरू कर दिया। तभी उस वेटर ने मुझे आवाज लगाई, ये क्या कर रहे हो सर जी? मैं पसीने पसीने था। मैंने देखा मेरी छाती पर एक तकिया रखा हुआ था और मैं अपने हाथों से ही अपना गला दबा रहा था। उसने मुझे पानी दिया। मेरी सांस में सांस आई। मैंने उससे पूछा, तुम कमरे के अंदर कैसे आए? वो बोला, मैं गैलरी से होकर निकल रहा था तो आपकी आवाज सुनी। आप कमरे के अंदर चिल्ला रहे थे। मैंने दरवाजे पर नॉक भी किया पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं तुरंत भागकर नीचे गया और रूम की चाबी लेकर आया। रूम खोलकर देखा तो आप नींद में खुद से ही अपना गला दबा रहे थे। ऐसा क्या सपना देख लिया सर जी? मैंने उसकी तरफ धन्यवाद भरी नजरों से देखा और मन ही मन सोचा, आज यह सही टाइम पर ना आता तो सच में मेरा फ्यूचर खराब हो जाता। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और एक सवाल दाग दिया, तुम्हारे पास रूम नंबर 203 की चाबी भी होगी ना? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया हो। वो बोला, नहीं सर, अब की बार माफ कीजिए, आप मुझे इस होटल से निकलवा कर ही मानेंगे। मैंने पर्स से एक 500 का नोट निकाल कर उसकी जेब में रखा और कहा, तुम पर कोई आफत नहीं आने दूंगा। मैं आदत से मजबूर था, चाहे कितनी भी आफत आ जाए, जब तक बात की तह तक ना पहुंच जाऊं मुझे चैन नहीं पड़ता। सुबह के 4 बज चुके थे। उस वेटर की सलाह पर ही मैं 4 बजे उस रूम में जा रहा था। उसके अनुसार सुबह के 4 बजे भूतों की शक्ति कम हो जाती है। मैंने रूम खोला। अंदर मकड़ी के जाले लगे हुए थे जो मेरे चेहरे से टकरा रहे थे। मैंने मोबाइल की लाइट जलाई और स्विच बोर्ड से लाइट ऑन की। कमरे में अजीब सी शांति थी। मैंने छत की ओर देखा तो वहां पंखा लटक रहा था। अचानक मेरी नजर वहां की दीवारों पर पड़ी। उन दीवारों पर अजीब अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। अजीब अजीब सी डरावनी किसी राक्षस की जैसी तस्वीर बनी हुई थी। वहां लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, ये मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने मोबाइल से दीवार पर बनी सभी चीजों का फोटो खींच लिया और कमरे से बाहर आ गया। मामला अब भी मेरी समझ से बाहर था। बस इतना समझ आ रहा था कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ थी। सुबह नहा धोकर मैं उस वेटर के पास गया और बोला, मुझे नायरा की कब्र पर ले चलो। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने सुबह सुबह ही लगा ली हो। पहले तो उसके चेहरे पर ना के भाव आए, पर फिर न जाने क्या सोचकर वो राजी हो गया। वो मुझे उसी कब्रिस्तान में ले गया जहां मैं पहले भी जा चुका था। उसने मुझे नायरा की कब्र के आगे लाकर खड़ा कर दिया। मैंने वहां उसकी कब्र पर देखा, लिखा हुआ था नायरा परेरा, जन्म 20 मार्च 1989, मृत्यु 20 मार्च 2016। उसकी कब्र पर फूल चढ़े हुए थे। देखकर लग रहा था कल के चढ़े हुए फूल थे। मेरे दिमाग की नसें ढीली हो गई थीं, कुछ भी समझ के बाहर था।
क्या वो रोज खुद की कब्र पर फूल चढ़ा रही है या कोई और चढ़ाने आता है? कब्रिस्तान उसका घर। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं कब्रिस्तान से बाहर आ गया। वो वेटर मेरी ओर देखकर बोला, सर बुरा ना माने तो एक बात पूछें। मैंने उसकी तरफ देखा और इशारे से पूछा, क्या? उसने आंखें घोल करके पूछा, मुझे शक है, कहीं आप पुलिस वाले तो नहीं हो? मैं उसकी ओर देखता रह गया। मैंने सोचा, ये इंसान है क्या चीज, जब देखो अजीब गरीब बातें, कभी नठुरे कभी फुटूरे। गलत ले आया साथ इसको, अच्छा खासा तल रहा था भटूरे। मैंने उसको देखा और उससे पूछा, मैं तुम्हें किसी एंगल से पुलिस वाला लगता हूं क्या? वो मुझे ऊपर से नीचे स्कैन करके बोला, लगते तो नहीं हो, मैंने कहा। फिर वो पलकें झपकाकर बोला, आप केस की तहकीकात इस तरह कर रहे थे, मुझे लगा शायद हो। मैंने आंखें घुमाकर कहा, मुझे भी एक शक है, कहीं तुम पिछले जन्म में जासूस तो नहीं थे? तो हंसकर बोला, क्या साहब आप भी ना मजाक करते हो? मैंने भौएं उचकाकर जवाब दिया, शुरू किसने किया था? तो उसने जवाब में खींसे निपोड़ दी, यहां दिमाग की बत्ती बुझ गई है और इसको कॉमेडी की पड़ी है। खैर, मैंने उसको दान दक्षिणा देकर वहां से रुखसत कर दिया। मैंने सोचा, क्यों ना इसके घर यानी कब्रिस्तान के आसपास की पड़ताल की जाए, शायद यहीं कोई सुराग मिल जाए। क्या करे, दिल है कि मानता नहीं। मैंने कब्रिस्तान का बारीकी से परीक्षण करना शुरू किया। आसपास ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे कोई सुराग लगता। एक चीज मैंने महसूस की, कब्रिस्तान के अंत में बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी और वहां घास लगी हुई थी। वो भी आसपास की घास से थोड़ी हल्की थी, जैसे किसी घास पर रोज चलते हैं और रास्ता बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह। मैंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया और टूटी हुई वॉल को पार करके आगे निकल गया। अच्छा खासा रास्ता था निकलने के लिए। मैं आगे बढ़ने लगा। चारों ओर हरियाली और झाड़ियां लगी हुई थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो वहां एक पुराना सा मकान बना हुआ था। ज्यादा बड़ा भी नहीं था, शायद अंदर 2-3 कमरे होंगे। बाहर छोटा सा गार्डन बना हुआ था। मकान को देखकर लगता नहीं था इसमें कोई रहता भी होगा। दीवारें बेरंगी हो रखी थी। पूरे मकान पर सफेद पपड़ी चिपकी हुई थी। गेट के ऊपर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। गार्डन के बाहर एक लोहे का काले रंग का छोटा गेट लगा था। गार्डन बस नाम का था, वरना पूरे गार्डन में मनहूसियत सी छाई हुई थी, जैसे बरसों से उस जमीन पर पानी की एक बूंद नहीं गिरी हो। मुझे अजीब लगा, कोई अगर ना भी डाले तो भी पहाड़ी इलाकों में बारिश का पानी आ ही जाता है। पता नहीं क्या था, उस घर को देखकर अजीब सी नेगेटिव सी फीलिंग आ रही थी। मैं उस घर को देखने में खो ही गया था। तभी अचानक से किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैं अचानक हाथ रखने से डर गया। मैंने पलटकर पीछे देखा तो एक बुढ़िया खड़ी हुई थी, एकदम झुकी हुई सी। वो बेंत के सहारे चल रही थी। मुझे देखकर आंखों को गोल करके बोली, चला जा यहां से, वो तुझे मार डालेगी, यहां मरने क्यों चला आया है? और फिर कहकर हंसने लगी। फिर मकान की ओर उंगली करके बोली, वो सबको मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, तुझे भी नहीं छोड़ेगी, चला जा यहां से, भाग जा। हाँ हाँ करके अजीब सी आवाज में हंसने लगी। सच बताऊं, मुझे भूत से ज्यादा डर तो उस बुढ़िया की हंसी को सुनकर लग रहा था। मैंने उस बुढ़िया की ओर देखकर पूछा, कौन अम्मा, कौन मार डालेगी? वो बोली, वो चुड़ैल जो इस घर में रहती है वो सबको मार डालेगी, सबकी उम्र चुरा लेगी, भाग जा यहां से। मैंने बुढ़िया की ओर देखकर कहा, अम्मा डराओ मत, मैं पहले से डरा हुआ हूं, मैं तो उससे मिलने आया हूं। वैसे क्या उम्र है आपकी? बुढ़िया ने कहा, तेरे से थोड़ी सी ज्यादा ही है, पर उसने मेरी उम्र चुरा ली है, तेरी भी चुरा लेगी, भाग जा। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, अम्मा उसने दिल चुरा लिया है, उम्र भी चुरा लेगी तो क्या फर्क पड़ता है? बुढ़िया मेरी ओर घूर कर बोली, मुझसे मजाक मत कर, चला जा वरना जान से हाथ धो बैठेगा, वो तुझे छोड़ेगी नहीं। जाने क्या सूझा, मैंने एक पत्थर उठाया और पूरा हाथ घुमाकर उस घर के दरवाजे में देने ही वाला था कि पीछे पलट कर देखा तो वो बुढ़िया वहां से गायब हो चुकी थी। मैंने कहा, अजीब ही माहौल है यहाँ का,
पता नहीं लगता इंसानों में रह रहा हूं या भूत प्रेतों की बस्ती में। खैर, वहां मुझे कुछ खास नहीं दिखा जिससे कुछ समझ आए। घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। याद आया ऑफिस नाम की एक जगह भी है जहां मुझे जाना था। मैं वहां से रुखसत हो गया। ऑफिस से लगभग 4 बजे फ्री हुआ तो फिर होटल जाने का मन नहीं किया। मन अभी भी वहीं अटका हुआ था। मैं फिर से वहीं पहुंच गया, पर इस बार मेरे साथ वो वेटर नहीं था। एक तरफ तो डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो गया मुझे तो घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। भूतों से बातचीत कर कर मेरे अंदर भी जो थोड़ा बहुत डर था वो कम हो गया था। जिंदगी भर के संबंध बनाने हैं तो बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, और कब तक ऐसे ही अपने होने वाले ससुराल वालों से डर डर कर जिंदगी काटूंगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग भूत हैं। इतना तो अंदाज लग गया था कि बेचारे बेवजह किसी से कुछ नहीं कहते। जब तक तुम उनकी जिंदगी में दखल ना दो वो तुमसे कुछ नहीं कहते। वो तो इतने अच्छे हैं कि पहले वार्निंग देते हैं फिर एक्शन लेते हैं। अभी सुबह की ही तो बात थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी ससुराल के सामने खड़ी होकर मेरी होने वाली ददिया सास कह रही हो, भाग जा मेरी पोती की जिंदगी से। मैंने गहरी सांस ली। मैं भी ना जब से उस होटल में आया हूं मेरा दिमाग भी अजीब सा हो गया है। ना जाने क्या उलूल जुलूल ख्याल आते रहते हैं। मैं फिर से उस मनहूस घर के सामने खड़ा था। आसपास कोई हलचल नहीं थी। मैंने सोचा क्यों ना इस घर के अंदर जाकर देखा जाए, शायद कोई सबूत हाथ लग जाए। मैंने सावधानी से वो गेट पार किया और उस गार्डन के अंदर घुस गया। वहां चुपचाप से हल्के पांव से आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी देखा एक वही दरवाजे की देहरी पर 2 आंखें मुझे घूर रही थीं। वो एक काली रंग की बिल्ली थी। साइज में सामान्य से थोड़ी बड़ी थी। खाते पीते घर की लग रही थी। मेरे कदम उसको देखकर रुक गए। वो लगातार मुझे घूरे जा रही थी। हम दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था। देखकर लग रहा था कि उसको सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया है। मुझे ख्याल आया जैसे इंसान कुत्ता पालते हैं वैसे ही ये भूत प्रेत बिल्ली पालते होंगे। वो मेरी ओर आक्रामक मुद्रा में थी। मैं झुक कर बैठ गया और मैंने तुरंत एक पत्थर उठाया और बिल्ली की ओर उछाल दिया। बिल्ली तेज आवाज में म्याऊं की आवाज करके घर के पीछे की ओर भागी। मैं भी उसके पीछे भागा। और ये क्या, घर के पीछे बिल्कुल वैसा ही दरवाजा बना हुआ है जैसा कि घर के आगे, पर घर के ये साइड एकदम रंगा पुता और साफ था। इस घर के साइड कोई भी गार्डन नहीं था। आश्चर्य था, ऐसा मकान कौन बनवाता है। मैंने घर के दरवाजे को खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने लगातार 3 बार दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, कौन है, यहां क्यों मरने आया है, भाग जा, वो आने वाली है, उसके आने से पहले भाग जा। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। फिर किसी बूढ़े की खांसने की आवाज आई और आधे रास्ते में दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही अजीब सी बदबू आ रही थी। वो एक बूढ़े इंसान थे जो अध खुले दरवाजे से झांक कर बोले, किससे मिलना है। मैंने कहा, मैं नायरा से मिलने आया हूं। ये सुनकर बूढ़े की आंखें फैल गईं और गुस्से से बोला, किसने भेजा है तुझे, कोई नायरा नहीं रहती यहां। मैंने कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं नायरा का दोस्त हूं। बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा, दोस्त है तो इतना भी नहीं मालूम कि नायरा मर चुकी है। मैंने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने झूठ का एक जाल फेंका, शायद बूढ़ा उसमें फंस जाए। बूढ़े ने कहा, तुमने जिसे देखा होगा वो नायरा की आत्मा होगी। उसकी आत्मा एक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई। तुम्हें सलाह है कि उससे दूर ही रहना और इस बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। उसको जरा भी भनक लगी तो। मैंने कहा, अभी कुछ दिन पहले तो मैंने उसको इसी ओर आते देखा था। मैंने उसको आवाज लगाई पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो इसी ओर आई थी तो मैं भी इसी ओर आ गया उसको ढूंढते ढूंढते। यहां बस यही मकान बना था तो लगा इसमें पूछ लूं। उस बूढ़े ने घर के अंदर नजर डाली, शायद उस बुढ़िया की ओर देखा और फिर बोले, हम उसके चाचा चाची हैं। नायरा ने आत्महत्या कर ली थी। वो काला जादू करती थी और एक दिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और उसने फांसी लगा ली।
तुम्हारा भी वही हाल करेगी जो उसने हमारा किया है। उसने हम पर कब्जा कर रखा है। हमारी उम्र उतनी नहीं है जितनी लग रही है। वो धीरे धीरे हमारी उम्र चूस रही है। उसने तुमसे हमें बात करते देख लिया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। ये कहकर उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। नजर सामने गई तो देखा कि दीवार पर लगभग 40-45 वर्ष की उम्र के जोड़े की एक तस्वीर लगी थी। पास की दीवार पर नायरा की एक तस्वीर लगी थी जिस पर माला चढ़ी हुई थी। मेरी नजर नीचे गई तो वो बिल्ली उसके नीचे फर्श पर बैठी थी और मुझे घूर रही थी। मैंने उस बिल्ली को मुस्कुराकर देखा और फिर टफ लुक दिया और मन ही मन बोला, अपने आप को बड़ी सुपरमैन बन रही है। अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। शायद उस बिल्ली ने मेरे मन की बात सुन ली और मेरी ओर देखकर बोली, म्याऊं। मैंने अपनी नजरें उस पर से हटा ली। वहां दीवार के सहारे लगी कुर्सी पर एक झुकी हुई औरत घूंघट डालकर बैठी थी। उसने अपना घूंघट ऊपर किया और मेरी ओर गुस्से से देखा और बोली, तुझे बोला था भाग जा, तू नहीं गया, अब तू भी मरेगा। उसने जिस तरह से कहा कोई भी होता डर जाता। मेरे मुंह से निकला, जिन्हें मैं ददिया सांस समझ रहा था, वो तो होने वाली चचिया सांस निकली। ये भी कोई उम्र थी उनकी बूढ़ा होने की। मैं भी ना कितनी भी सीरियस कंडीशन में हूं, पर कॉमेडी की आदत नहीं जाती। मैंने कहा, अच्छा जी, आप उस चुड़ैल को बिल्कुल भी मत बोलना मैं आया था। मैं तो घूमने आया हुआ था, तो बस गलती से यहां आ गया और अब मैं जा रहा हूं। मैंने ना कुछ देखा और ना कुछ सुना है। मैंने यह सब इस तरह से कहा जैसे मैं बहुत डर गया हूं। उस बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक उभरी और उसने कहा, भाग जाओ, वो थोड़ी देर में आने ही वाली है और इस बात का जिक्र अपने मन में भी मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कहकर उसने गेट बंद कर दिया। मैं वहां से ऐसे भागा जैसे मेरी ट्रेन छूट रही हो। मैंने महसूस किया उस मकान की खिड़की से 2 आंखें मुझे भागते हुए देख रही थी। मैं वहां से सीधे होटल चला गया। वहां जाकर रूम में ही चाय मंगाई और बैठकर सारी कड़ियों को जोड़ने लगा। मैं ध्यान में मग्न था। तभी मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजी। देखा तो माँ का कॉल था। माँ बोली, और बेटा कैसा है, घर कब आ रहा है, तेरे लिए मैंने एक लड़की देखी है। मैंने कहा, माँ अभी कुछ दिन लग जाएंगे, और बाकी हालचाल बताकर फोन रख दिया। फोन रखकर मैंने चाय की चुस्की ली और मन ही मन सोचा, वहां माँ लड़की ढूंढ रही है और यहां मैं मजनू जासूस बनकर उनकी बहू ढूंढ रहा हूं। माँ तो माँ होती है। अचानक से मेरे दिमाग में मेरे ही मोबाइल की रिंगटोन गूंजी। मेरी आंखों में अलग ही चमक थी। रात के 11 बजे थे। चारों ओर एकदम घुप अंधेरा। रोड पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। मैं हाथ में टॉर्च लिए उस सुनसान रोड पर चले जा रहा था। मन में डर था, पर आदत से मजबूर में चले जा रहा था। कमरे में बैठे बैठे सोचते रहने से ज्यादा अच्छा मुझे रिस्क लेना लगा। कब्रिस्तान के गेट के बाहर पहुंचते ही मेरे कदम एक बार ठिठके, पर मैं हिम्मत करके कब्रिस्तान में घुस गया। मेरे हाथ में बस एक टॉर्च ही थी जो मेरा सहारा था। मैं कब्रिस्तान को पार करके बाउंड्री वॉल की ओर बढ़ रहा था। तभी मेरी नजर एक कब्र पर गई। वहां हल्की सी रोशनी हो रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मैंने टॉर्च से देखा तो वहां आधी पिघली हुई मोमबत्ती जल रही थी और गुलाब के 5 फूल रखे हुए थे और पूरी कब्र को गुलाब की पंखुड़ियों से सजा रखा था। मुझे बड़ा अजीब लगा, इतनी रात को किसने मोमबत्ती जलाई है, किसने इतनी सजावट कर रखी है। मैंने नाम पर नजर डाली तो मैं चौंक गया। वो नायरा की कब्र थी। मैं सावधानी से कब्रिस्तान से बाहर निकल गया और उस मनहूस घर के पास पहुंचने से पहले ही टॉर्च बंद कर दी। मैं नहीं चाहता था कि रोशनी की वजह से मुझे कोई देखे। मैं उस गेट को पार करके वहां लगे पाइप की सहायता से उस मकान की दीवार पर चढ़ने लगा। थोड़ी सी मेहनत के बाद मैं उस मकान की दीवार पर चढ़ गया और सावधानी से जीने से मकान के अंदर उतर गया। पास वाले कमरे से 3 लोगों की आवाज आ रही थी। आवाज बहुत हल्के से आ रही थी। एक जवान लड़की की आवाज आ रही थी। मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है। फिर कुछ गिरने की आवाज आई और बिल्ली के म्याऊं की आवाज गूंजी। मैं संभल कर वहां से हट गया। जरा सी आहट से मेरी जान पर बन सकती थी। मैं पीछे की ओर सरका और मेरा बैलेंस बिगड़ गया।
मैं किसी अंधेरी जगह पर आ गिरा था। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी इसलिए मेरे लगी नहीं। मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां सीढ़ियां बनी हुई थी जो नीचे की ओर जा रही थी। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचकर देखा तो वो एक तलघर था। टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहां अजीब अजीब तरह के सामान रखे हुए थे जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। वहां की दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डाली तो एक पूरी दीवार पर वही डरावनी सी राक्षस की पेंटिंग बनी हुई थी। बाकी की दीवारों पर अजीब अजीब से मंत्र बने हुए थे। कमरे में एक कोने में एक लकड़ी का बोर्ड रखा था। कुल मिलाकर एक डरावना कमरा था। वो दिल के आकार का दिखने वाला लकड़ी का टुकड़ा था। इसमें पीछे की ओर सभी ओर घूमने वाले पहिए लगे थे। इसकी नोक की तरफ एक छेद था जिसमें पेंसिल लगी थी। कमरे के बीचों बीच एक गोल टेबल रखी थी। कुल मिलाकर एक डरावना कमरा था। मैंने कमरे में टॉर्च चारों ओर दौड़ाई तो देखा एक दीवार पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। उस पर लकड़ी के बेस पर पारदर्शी कांच का बना हुआ एक ताबूत रखा हुआ था। मैं उस प्लेटफॉर्म के पास गया और ताबूत पर रोशनी मारी तो मेरी आंखें फटकर बाहर आ गई। उसमें एक लड़की की लाश रखी हुई थी। मेरी सब निडरता हवा हो गई। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, नायरा। मेरा दिमाग बस तरबूज की तरह फटना बाकी रह गया था। नायरा तो कब्र में आराम कर रही थी, फिर उसकी लाश यहां क्या कर रही है? कितनी सुंदर लग रही थी वो मरने के बाद भी। फिर दिमाग में ख्याल आया कि उसको मरे हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं। कुछ तो भेद है, या तो ये जिंदा है या चुड़ैल है या मर गई है। मेरा दिमाग भी अंधेरे में एकदम घुप हो गया था। उस ताबूत के पास ही एक कांच के बॉक्स में 3 गुड़िया रखी हुई थी। मैंने ध्यान से देखा तो एक गुड़िया की आंखें बंद थी, एक गुड़िया की आंखें खुली हुई थी और एक गुड़िया को कपड़े की साड़ी पहनाकर उसको किसी स्त्री का रूप दे रखा था। उन कपड़ों से बनी गुड़ियाओं को देखकर मुझे किसी काले जादू का सा एहसास हुआ। किसी मूवी में देखा था कि बूढ़ू नाम का एक काला जादू होता है जिसमें जिस पर जादू करना होता है उसकी गुड़िया बना देते हैं और उसकी जान गुड़िया में डालकर उस इंसान को अपने बस में कर लेते हैं। ये सब सोचकर ही सिरहन हो गई। मैं खड़ा खड़ा सोच ही रहा था, तभी मुझे लगा अचानक किसी ने मेरे कंधे पर आकर हाथ रखा। मैं घबरा गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई। आज तो बेटा गए काम से। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरे हाथ से टॉर्च छिटक कर जमीन पर गिर गई, पर उसमें से अभी भी रोशनी हो रही थी और कमरे में फैल रही थी। नायरा बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी हुई थी। मैं उछलकर एकदम उससे दूर खड़ा हो गया। मैं जोर से चिल्लाया, पर यह क्या? मेरे गले ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी आवाज मेरे गले में दबकर ही रह गई। मन में ही आवाज निकली, नायरा की आत्मा। वो मुझसे थोड़ा सा दूर खड़ी हुई थी। इतने दिन से मोहब्बत मोहब्बत चिल्ला रहा था। आज जब मोहब्बत सामने आई तो आवाज बंद हो गई। ऐसा ही होता है मोहब्बत में। जिन्होंने की होगी उन्हें अच्छे पता होगा। जब सामने तुम आ जाते हो, क्या बोलिए क्या हो जाता है। वो तो अच्छा है साथ में दोस्त नहीं थे, वरना धक्का देकर बोलते जा, अकेले खड़ी है, कह दे अपने दिल की बात। मेरी सांसें अटक गई थीं। पूरी कहानी में मैंने अपने आप को हीरो बना रखा था, पर यहां आकर मेरी भी फट रही थी। वो लगातार मेरी ओर घूर रही थी और मैं डर में भी प्रेम के वशीभूत होकर उसको स्कैन किए जा रहा था। उसके बदन पर भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े थे जैसे उस ताबूत में रखी नायरा की लाश ने पहन रखे थे। मैंने मन ही मन सोचा कि ये लड़की कितनी एडजस्टिंग है जो इतने साल से सिर्फ एक ही ड्रेस में काम चला रही है। माना कि चुड़ैल है, पर है तो लड़की ही। 2 साल में फैशन कहां से कहां आ गया और ये है कि तब से उसी ड्रेस में काम चला रही है। मैं उसकी सादगी का कायल हो गया। उसने मेरी ओर देखा और एक अट्टहास के साथ गुस्से से बोली, तुझे इतना मरने का शौक हो रहा कि तू यहां भी चला आया? जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? मेरी आंखों में अपनी डरावनी आंखों को डालकर बोली, बोल क्यों आया है यहां पर? मैं घबराहट और डर के मारे हड़बड़ाने लगा। वो जी मैं। उसने मुझे घूर कर देखा और फिर डरावनी सी हंसी में अट्टहास किया और बोली,
क्या जीजी राखी बंधवाने आया था क्या जीजी से? अब की बार मुझे गुस्सा आ गया। सब कुछ सह लूंगा पर फीलिंग के साथ मजाक नहीं। मैं इसकी भूतिया फैमिली के संग एडजस्ट करने को तैयार हूं और ये तो मुझे भाई जोन में रख रही है। मैंने भी सोच लिया मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर इसका भाई नहीं बनूंगा। मैंने उससे कहा आप गलत समझ रही हैं, मैं राखी बंधवाने नहीं आया था, मैं तो फ्रेंडशिप। मेरा शब्द पूरा होने से पहले ही उसने अपने होठों पर अपनी उंगली रखी और बोली चुप एकदम। अब एक शब्द भी मुंह से बाहर निकाला तो यहीं दफना दूंगी। फ्रेंड होने का ही लिहाज कर गई हूं, वरना तेरी जगह अभी कब्रिस्तान में होती। ऐसा बोलकर जोर जोर से हंसने लगी। उसका सुंदर चेहरा अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में और भयाभय लग रहा था। मैं इसका फ्रेंड कब बन गया? मेरे मन में एक पॉजिटिव सोच आई, या तो इसको गलतफहमी हो गई है या ये भी मुझे फ्रेंड मान रही है। अब भी पुराने जमाने की सोच वाली है जो प्यार स्वीकार करने में कतरा रही है। फिर मेरे मन में आया कि ये मेरी फ्रेंड कब बन गई। पता नहीं, पगली ने शायद बस में देखा हो, तब से मन ही मन अपना फ्रेंड मान लिया हो। इतनी देर में वहां के माहौल में एडजस्ट हो गया था कि अब पहले जैसे डर नहीं लग रहा था। इतना तो मुझे लग गया था कि उसका मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वो प्यार तो करती है मुझसे, पर फैमिली प्रेशर की वजह से फ्यूचर ना होने के कारण मुझसे दूर हो रही है। वरना इतनी देर से मुझे ऐसे ही हंस हंस कर निहारती थोड़े ही रहती। मेरी ये गलत फहमी उसने ज्यादा देर नहीं रहने दी। मुझे लगातार बेशर्मों की तरह देखते रहने से उसको गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में एक जोरदार लात उस टॉर्च पर मारी और टॉर्च बुझ गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। और उसने एक जोरदार तरीके से अपनी सीधे हाथ की हथेली मेरे लेफ्ट साइड यानी दिल के ठीक ऊपर ऐसे मारी जैसे किसी के थप्पी मारते हैं। और तभी दो हाथ मेरी गर्दन पर पीछे से पड़े और मैं होश खोता चला गया। मेरी आंखें मूंदती जा रही थीं। मुझे एहसास हुआ उस कमरे में दो लोग और मौजूद थे। मुझे ठंड सी महसूस हुई। मैंने अलसा कर अंगड़ाई ली और आंख खोली तो चारों ओर हल्का अंधेरा था। सिर के ऊपर पोल पर एक बल्ब जल रहा था। कुछ सेकंड लग गए मुझे समझने में कि मैं किसी खुली जगह पड़ा हूं। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। चारों ओर नजर घुमाई तो देखा कब्रिस्तान इधर का बोर्ड लगा हुआ था। तो क्या मैं सारी रात इस कब्रिस्तान के बाहर पत्थर के पास पड़ा हुआ था? मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैं उठा और अपने कपड़े झाड़े और फिर मेरे संग कल रात में हुई घटनाओं को याद करता चला गया। सारी घटनाएं रील की तरह मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मेरी गर्दन किसी ने दबा दी थी। मुझे मारने की कोशिश थी या फिर सिर्फ डराने की। मेरा सर अब भी घूम रहा था। मैं उसी पत्थर पर बैठ गया। थकान और नींद का असर अब भी सर पर था। मैं उठा और एक नज़र कब्रिस्तान के अंदर डाली तो पूरे कब्रिस्तान में अंधेरा था। बाहर ही एक पानी की टंकी रखी थी। उसके पानी से मैंने अपना मुंह धोया और फिर सोचा ससुराल में तो घनी बेइज्जती हो गई है, अब मायके यानी होटल चलना चाहिए। मैं मरे मरे कदमों से वापस होटल की ओर चलने लगा। सच में उस टाइम ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे दुल्हन ने ऐन वक्त पर फेरों के लिए मना कर दिया हो और बारात वापस जा रही हो। मैं किसी उदास दूल्हे की तरह उस सुनसान सड़क पर चले जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं होटल पहुंच गया। कमरा नंबर 203 के सामने से गुजरा तो मन में वो गाना गूंजने लगा, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। मैं कमरे में घुसा और बिना कपड़े बदले पलंग पर कटे वृक्ष की तरह गिर गया। पूरी रात मुझे बस नायरा के सुहाने सपने आते रहे। सुबह आंख खुली तो देखा घड़ी 11 बजा रही थी। मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 8 मिस कॉल पड़े थे, जिसमें से 6 तो ऑफिस से ही थे और 2 माँ के थे। मैंने कॉल बैक किया और उनको बोला अचानक बुखार आने की वजह से आज मैं ऑफिस आने में असमर्थ हूं। मैंने मन ही मन सोच लिया अब इन सब आफतों से दूर हो जाऊंगा। लोग दिल टूटने पर शांति की तलाश में पहाड़ी समुद्री इलाकों में जाते हैं, पर मेरा तो दिल ही पहाड़ी में ही टूट गया था। मेरी ही मति मारी गई थी जो एक चुड़ैल से दिल लगा लिया। अंदर से अजीब सा रोना आ रहा था। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो कभी ऐसा था ही नहीं।
उस चुड़ैल ने मुझ पे ऐसा क्या जादू किया जो उसके प्यार में मेरी ऐसी हालत हो गई। उसने मुझे देवदास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो शुक्र है मैं शराब नहीं पीता था। मैंने माँ को फोन लगाया और बोला, माँ आपकी याद आ रही है, और ये बोलकर रुआंसा हो गया। माँ मुझे पहली बार इस तरह रुआंसा देख समझ गई कि मामला प्यार का है, और बोली, कौन है वो चुड़ैल जिसने तेरी ऐसी हालत की है। मैंने मन ही मन सोचा, माँ को कैसे पता चल गया कि वो एक चुड़ैल है। मैंने कहा, माँ कौन चुड़ैल? माँ बोली, मेरा मतलब है कौन है वो लड़की जिसने तेरी ऐसी हालत की है। मैंने कहा, कोई नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गया। आपसे बात हो गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ के काम निपटा कर अगले वीक आता हूँ और फिर तेरे लिए बहू देखने चलते हैं। मैंने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा। माँ ने कहा, हाँ बेटा जल्दी से आ जा, तेरे लिए मैंने लड़की देख रखी है, बहुत अच्छी लड़की है। मैंने हम में जवाब दिया और फिर बात करता हूँ कहकर मैंने फोन रख दिया। मैंने कमरे में ही चाय का ऑर्डर कर दिया और मोबाइल पर ही उदासी भरे गाने लगा लिए। दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों जब यूं मुंह मोड़ना ही था। गाना पूरा खत्म भी नहीं हो पाया था, दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैंने गाना बंद करके गेट खोला। वेटर था जो चाय लेकर आया था। मैं बिस्तर पर बैठे बैठे ही चाय पी रहा था। चाय में चीनी कम थी। मैं उन चाय की चुस्कियों को ही शराब के कड़वे घूंट समझकर पीने लगा और कल रात की घटनाओं को याद करने लगा। मैं अपने जीवन में यह तारीख भूल नहीं पाऊंगा, 17 मार्च 2018। मैं मन में एक पॉजिटिव सोच रख रहा था कि उसने मुझे जान से क्यों नहीं मारा। वो चाहती तो मुझे उसी वक्त खत्म कर देती, पर उसने ऐसा नहीं किया। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के बीच भटक रहा था। अचानक कुछ सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाकी सब तो ठीक था, पर उसने मेरे दिल पर अपना हाथ बुरी तरह मारा। उसको यह नहीं करना चाहिए था। मैं अपने लेफ्ट साइड यानी दिल की साइड पर हाथ रखकर सहलाने लगा। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरी ऊपर की जेब में कोई कागज रखा हुआ था। मैंने उत्सुकतावश उस कागज को निकाला और सोचने लगा कि ये कागज मेरी जेब में कब आ गया। मैंने उस कागज को निकाला और पढ़ने लगा। उस कागज पर लिखे शब्द पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें खुली रह गईं। मेरी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी, जैसे मेरे हाथ कोई खजाना लग गया हो। मुंह से एक ही शब्द निकला, हे भगवान। मैंने तुरंत होटल काउंटर पर फोन करके उस वेटर को बुलाया और उससे सवाल जवाब किया। उससे मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला था। उसने मुझसे कहा, मुझे यहां आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। वो घटना के कुछ समय बाद ही होटल में आया था। उसको सिर्फ उतना ही पता था जितना उसने सुना था। उसने मुझे होटल के एक पुराने वेटर से मिलाने के लिए कहा, जो काफी समय से उस होटल में अपनी सेवाएं दे रहा था। इस वक्त कमरे में वो दोनों वेटर और मैं था। वो पुराना वेटर थोड़ा हिचकिचा रहा था। मैंने उसको विश्वास लिया और कहा, उसकी और मेरी बात इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी। मैं उससे सवाल कर रहा था और वो हर सवाल का जवाब दे रहा था। उसके हर जवाब पर मेरी आंखें चौड़ती जा रही थी। मैंने उससे पूछा, उस टाइम की घटनाएं सीसीटीवी में भी तो रिकॉर्ड हुई होंगी? उसने जवाब दिया, नहीं सर, उस वक्त तक होटल में सीसीटीवी नहीं था। इस घटना के बाद होटल की बदनामी हो सकती थी। स्टाफ का मामला था, इसलिए मालिक ने मामले को वहीं दबवा दिया। उस दिन के बाद से मालिक ने होटल में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। बहुत अच्छी लड़की थी साहब, उसके साथ बुरा करने वालों को तो सजा मिलनी ही चाहिए, कहकर उस वेटर की आंखों में आंसू छलक आए। मैंने एक 500 का नोट उस वेटर की जेब में रखना चाहा तो उसने इनकार कर दिया और बोला, साहब नायरा को इंसाफ मिल जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी टिप होगी। मैं देखता रह गया उस वेटर को। वो दोनों मेरे रूम से बाहर चले गए और मैं उलझी हुई कड़ियों को सुलझाने में लग गया। तारीख थी 20 मार्च 2018। समय था रात के 11 बज रहे थे। चारों ओर अंधेरा था। एक अजीब सा सन्नाटा हो रहा था। करीब 7 साए उस कब्रिस्तान की ओर चले जा रहे थे। वो साए तेज चाल से पर सावधानी से चल रहे थे। अंधेरे में उन्होंने कब्रिस्तान में प्रवेश किया।
वहां नायरा की कब्र को आज बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। उसकी कब्र के चारों ओर मोमबत्तियां इस तरह जल रही थी, उसकी कब्र को एक आकृति दे रही थी। पूरी कब्र को गुलाब के ताज़ा फूलों से सजाया गया था और इत्र की महक से पूरी कब्र महक रही थी। तभी वातावरण में अचानक से एक रोशनी 2-3 बार चमकी और बुझ गई। वो साए फिर से चलने लग गए और उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को पार किया और आगे बढ़ने लगे। इतने सन्नाटे में भी इतनी सावधानी में कदम आगे बढ़ रहे थे कि उनके कदमों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो सभी साये सावधानी पूर्वक उस मनहूस मकान के उस काले गेट को पार करके उस मकान की दीवार पर पाइप के सहारे चढ़ने लगे। कुछ ही देर में सभी साये छत पर थे। वही कमरा आज कुछ अलग रंग में रंगा हुआ था। उस कमरे की 3 दीवार काले रंग से रंगी हुई थी। सिर्फ एक दीवार वैसी की वैसी थी जिस पर उस शैतान की पेंटिंग बनी हुई थी। फर्श भी आज गहरे काले रंग से रंगा हुआ था। बीच में रखी टेबल पर वहीं दिल के आकार का लकड़ी का बोर्ड रखा हुआ था। उस गोल टेबल के चारों ओर गोलाई में मोमबत्तियां जल रही थी। एक कुर्सी पर नायरा बैठी हुई थी, एकदम उदास सी, मंत्रमुग्ध सी, जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा हो। उसके सामने एक कुर्सी पर 2 लोग बैठे हुए थे, वो भी काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। कुल मिलाकर बेहद ही डरावना वातावरण था। कमरे में लगी घड़ी में लगे घंटे ने 12 बार टन टन की आवाज के साथ बजकर 12 बजने का संकेत दिया। उन घंटों की आवाज ने वहां के वातावरण के सन्नाटे को अचानक से चीर दिया। बाहर से जानवरों के रोने की अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे कुत्ते और भेड़िए मिलकर किसी बात का एक साथ मातम मना रहे हों। बीच बीच में उल्लू की आवाज उनके साथ ताल दे रही थी। तभी उस टेबल पर एक महिला की आवाज में किसी अजीब भाषा का मंत्र उच्चारित होने लगा और वहां की टेबल में अपने आप अजीब तरह से कंपन होने लगा, जैसे सिर्फ उसी टेबल वाले हिस्से में भूकंप आया हो। और उस टेबल पर रखे उस दिल के आकार के लकड़ी के बोर्ड में लगे पहिए हिलने लगे और इधर से उधर घूमने लगे। फिर उस बोर्ड के नीचे रखी पेंसिल अपने आप से हिलने लगी और उसके नीचे लगे कागज पर कुछ लिखने लगी। फिर एक महिला की सुरसुराहट भरी आवाज निकली। उसकी आवाज में अजीब सी खनक थी, कोई रहस्य भरी आवाज जैसी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर नायरा। उस महिला की आवाज जैसे ही बंद हुई, वो लकड़ी के बोर्ड के पहिए अचानक जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई तूफान सा आ गया हो उस टेबल पर। उस औरत ने उस कागज को पढ़ा और जोर जोर से हंसने लगी और फिर जोर से अट्ठाहस करके बोली, तू जब तक मेरा काम नहीं करेगी तब तक तू ऐसे ही तड़पेगी। एक बार फिर से वो पेंसिल जोर जोर से हिलने लगी और उस कागज पर कुछ लिख दिया। उस औरत ने उस कागज को पढ़ा तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और वो चिल्ला के बोली, किसी काम की नहीं है तू। मैं हूं कि तेरा जन्मदिन मना रही हूं और तू है कि बस बहाने बनाने में लगी है। उस औरत ने गुस्से में एक जोर का अट्ठाहस लगाया और चिल्लाकर बोली, मेरा काम नहीं करोगी तो तुम सब मरोगी। एक बार फिर से उस बोर्ड के पहियों में कंपन होने लगा और पेंसिल हिलने लगी और कुछ शब्द उस कागज पर उतर आए। अब की बार उस महिला का गुस्से का पारा आसमान छू गया। उसने अहंकार भरी आवाज में कहा, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, मेरा काम कर, वरना तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, वहां हमेशा के लिए तड़पती रहेगी। बोल हाँ या ना। अब मैं तेरा और बोझ नहीं उठा सकती, मुझे मेरा काम चाहिए बस। और किसने कहा था तुझे फांसी लगाने को? तुझे तो मैंने वापस आने को बोला था, जरा भी सब नहीं कर पाई। अब ये बहाने बनाना छोड़ और मेरा काम कर दे। मैं वादा करती हूं, तुम सबकी जिंदगी मेरे हाथों में है, तुम सबको छोड़ दूंगी। अब की बार फिर से पेंसिल हिली और उस कागज पर कुछ शब्द बनते चले गए। शब्द थे, आप मेरा यकीन कीजिए, ऐसा संभव नहीं है, जैसा आप समझ रही है वैसा यहां नहीं है, आपकी मंशा कभी पूरी नहीं हो पाएगी, आपका भ्रम है, प्लीज आप हम सबको छोड़ दो, मुझे मुक्ति दिला दो इस कष्ट से, मैं पल पल तड़प रही हूं। उस औरत ने जब वो कागज पढ़ा तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई।
ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरी सालों की मेहनत का ये नतीजा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उसने साथ में बैठे आदमी को इशारा किया। वो उठा और उस प्लेटफॉर्म के पास रखे कांच के बॉक्स को उठा लाया और उसने उस कांच के बॉक्स में से एक खुली आंखों वाली गुड़िया निकाली और सामने बैठी नायरा की ओर बहुत ही वहशी तरीके से देखा और एक दंत कुरेदनी के आकार की लकड़ी को उस कपड़े की गुड़िया के उल्टे हाथ पर एकदम से चुभो दिया। सामने बैठी नायरा फड़फड़ाने लगी, उसके बाएं हाथ से खून बहने लगा और वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। बोल, इसको भी भेज दूं तेरे पास, फिर दोनों मिलकर मेरा काम कर देना। उस औरत के बोलते ही उस लकड़ी के बोर्ड के पहिए बुरी तरह से भड़भड़ाने लगे और फिर से पेंसिल चलने लगी। उस औरत ने उस कागज को पढ़ा और उसके मुंह से निकला, तू नहीं मानेगी, सबकी सब मरोगी। उस औरत ने फिर से उस लकड़ी को उठाया और उस गुड़िया के पैर में चुभो दिया। गुड़िया के पैर में चुभोते ही सामने कुर्सी पर बैठी नायरा के पैर से खून निकलने लगा और वो तड़पने लगी और कुर्सी से गिर गई। उसको देखकर वो औरत जोर से हंसने लगी। मैं नहीं तो कोई भी नहीं। अचानक से वो लकड़ी का बोर्ड फिर से कंपन करने लगा और उसके पहिए जोर जोर से हिलने लगे। इस बार उसकी पेंसिल घूमी और किसी टोप की तरह सीधी हो गई और उस लकड़ी के बोर्ड से निकलकर उस औरत पर किसी रैकेट की तरह चल गई। उस औरत ने अचानक अपने आप को साइड करके उस पेंसिल से बचा लिया। अब वो दिल के आकार का लकड़ी का बोर्ड गोल गोल उस टेबल पर घूमने लगा और फिर उस औरत पर लपक पड़ा। इस बार फिर से बाल बाल बच गई वो औरत। इस बार वो दिल के आकार का लकड़ी का बोर्ड अपने पहियों पर पूरे कमरे के चक्कर लगाने लगा। उस कमरे की शैतान की पेंटिंग वाली दीवार को छोड़कर तीनों दीवारों पर, कभी फर्श पर कभी टेबल पर। अचानक से वो बोर्ड बेहोश पड़ी नायरा के पास आकर रुक गया और उसमें कंपन होने लगा। नायरा से थोड़ा दूर जाकर फट की आवाज के साथ वो बोर्ड फट गया, उसके चिथड़े चिथड़े हो गए और पास ही लेटी नायरा अचानक से उठकर खड़ी हो गई और अचानक हवा की तरह आकर कुर्सी पर बैठ गई और उस सामने बैठी औरत के सामने आंखों में आंख डालकर बोली, तूने मुझे अपनी बातों में फंसाया, मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया, मेरी वो हालत कर दी कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। अब तू क्यों इस लड़की के पीछे पड़ी है? तुझे समझ नहीं आता कि जो काम तू चाह रही है वो कभी संभव नहीं है। तू कब समझेंगी पागल औरत? अब भी वक्त है, संभल जा। इस लड़की को छोड़ दे और मेरे शरीर को दफनाकर मेरी आत्मा को मुक्ति दिलवा दे। शायद तेरे गुनाहों की सजा कुछ कम हो जाए। अपना ये पागलपन छोड़ दे, मान जा। इतना सुनना था कि वो औरत गुस्से से पागल हो उठी और जोर से चिल्लाई, मेरी गुलाम मुझे ही सिखा रही है। उसकी बात सुनते ही नायरा किसी जानवर की तरह हाथों और पैरों पर चलने लगी और कमरे की तीनों दीवारों पर चक्कर काटने लगी। उसके बिखरे बाल और आंख में आंसू अजीब सी कहानी कह रहे थे। वो मुंह से अजीब तरह की आवाजें निकालने लगी। फिर अचानक से वो अपने हाथों के बल खड़ी हो गई और तेजी से भागकर उस औरत के पास आई और एक जोरदार किक औरत के चेहरे पर दी। तमतमा उठी वो औरत जोर से चिल्लाकर बोली, आज इसको भी तेरे पास भेज देती हूँ, तेरे बर्थडे पर ही इसका डेथ डे मन जाएगा। ये कहकर उसने गुस्से से वहां रखी एक कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही वो उस लड़की को मारने को हुई वैसे ही कमरा रोशनी से नहा गया। आश्चर्य से चौंक गए वो दोनों पति पत्नी। उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनकी एक एक हरकत पर वहां मौजूद 15 आंखों की नजर थी, 6 पुलिस वाले और एक में और एक मेरा नाइट विजन कैमरा। वहां हो रही उनकी एक एक हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। पुलिस के ग्रुप में मौजूद एक महिला कांस्टेबल ने तुरंत जाकर उस औरत के हाथ से कुल्हाड़ी छुड़ा ली और एक थप्पड़ उसके गाल पर खींच कर दिया। अपनी मालकिन पर हमला होते देख वो काली बिल्ली उस महिला कांस्टेबल पर लपकी और अचानक ही बीच हवा से गायब हो गई। हुआ ये कि उस बिल्ली को उस लड़की के अंदर मौजूद नायरा की आत्मा ने बीच में ही पकड़ लिया और उस बिल्ली की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। वो औरत और उसका पति अब पुलिस की कैद में थे। वो औरत अब भी छटपटा रही थी और वो सारा माजरा समझ गई और मेरी ओर देखकर चिल्लाकर गुस्से से बोली,
तुझे तो मुझे उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। अब तो तू बच गया, मैं तुझे देख लूंगी। मैंने उसको कैमरा दिखाकर कहा, बोलो बोलो और बोलो चाची, सासू माँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं अपने होने वाले ससुराल जाऊंगा और आप इनके साथ अपने होने वाले ससुराल। तभी सबकी नजर दूर खड़ी उस लड़की नायरा पर गई। वो मेरी ओर देखकर बोली, हमारी मदद करने के लिए बेहद शुक्रिया। आज आप नहीं आते तो ये लड़की जिसे आप नायरा समझ रहे हो वो मेरी बहन लियाना है, जिसके अंदर आकर मैं नायरा आप आज लोगों से बात कर रही हूँ। ये भी आज मेरी तरह इस औरत के जाल में फंसकर मेरी ही तरह भटक रही होती। मैंने इस औरत को माँ से भी बढ़कर माना और इस औरत ने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया। मैं इसके कहे पर चलती रही और इसके काले जादू का शिकार हो गई। इसके रोज के नए प्रयोगों का मुंह पे असर होने लगा। मेरी सामान्य जिंदगी खराब हो गई थी। मुझे दिन रात अपने आसपास घूमने वाली आत्माएं दिखने लगी थी। वो मुझे परेशान करती थी, फिर भी मैं सब सह रही थी, क्योंकि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। और मैं अगर घर पर बताती तो ये मेरी माँ और मेरी बहन को मारने की धमकी देती थी। इसने वुड्डू के काले जादू से मेरी बहन लियाना और मेरी माँ की जान इन सामने रखी 3 गुड़ियों में डाल दी थी। और जब भी मैं इसके विरुद्ध जाने की कोशिश करती तो ये मुझे डरा देती। मैं मासूम इस चालाक औरत के आगे बेबस थी। इसकी दरिंदगी की हद तो तब हो गई जब इसने एक खौफनाक खेल रचा। मुझे मेरे जन्मदिन का झांसा देकर मेरे ऊपर प्रयोग किए। मैं बहुत खुश थी कि शायद ये सुधर गई है और मेरा जन्मदिन मना रही है, पर वो मेरी भूल थी। इसने मेरे जन्मदिन पर बहुत सारी काली शक्तियों को न्योत दिया। माहौल ऐसा हो गया कि उनको संभालना मुश्किल हो गया। इस औरत ने खुद को और अपने पति को सुरक्षा घेरे में कैद करके बचा लिया। मुझे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। मैं कब्रिस्तान के रास्ते यहां से भाग गई। मैंने देखा वहां एक ताज़ा कब्र बनी हुई थी। बाद में मुझे पता चला कि ये सब इसकी पहले से प्लानिंग थी। उस कब्र के अंदर इसने मेरे कटे हुए बाल, नाखून और कपड़े रखे हुए थे। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी और जहां नौकरी करती थी उस होटल के कमरा नंबर 203 में पहुंच गई और खुद को अंदर बंद कर लिया। वहां भी उन दुष्ट आत्माओं ने मुझे नहीं छोड़ा और परेशान करने लगी। उस कमरे में एक अजीब सा वातावरण बन गया था। चारों ओर अजीब अजीब आत्माएं तैर रही थीं। मुझे उन्होंने घेर लिया और मेरा दम घुटने लगा और मैं सबसे परेशान होकर उसी कमरे में आत्महत्या कर ली। मुझे उसी कब्र में दफना दिया गया और रात को चोरी से इस औरत ने वहां से मेरी लाश चुरा ली और उस पर रसायन का लेप करके उसको ताबूत में रख दिया। जब मेरी बहन लियाना को इस बारे में पता चला तो वो यहाँ आई तो इस चालाक औरत ने उसको मेरे बारे में ये झूठ बोल दिया कि मैं जादू टोना करती थी, गलत चक्करों में पड़ गई थी और मुझसे से कोई गलती हो गई और मैंने आत्महत्या कर ली। एक दिन मेरी बहन को इस कमरे के बारे में पता चल गया तो उसने मेरी लाश इस ताबूत में रखी देखी तो इस औरत ने बोला कि इसे नायरा ने सपना दिया है कि उसकी लाश कब्र से बाहर निकाल दो, वो वापस आएगी। मेरी बहन लियाना को यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने इसकी बात पर यकीन किया क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल था। फिर एक दिन मेरी बहन ने इस औरत को इस कमरे में जादू टोना करते देख लिया तो मेरी बहन ने इस औरत से झगड़ा कर लिया। फिर ये औरत अपने असली रूप में आ गई और मेरी बहन को अपना गुलाम बना लिया और उसके ऊपर काले जादू के प्रयोग करने लगी। मेरी बहन भी इसके चंगुल में फंस चुकी थी। वो किसी से संपर्क करने की कोशिश करती तो ये इसको और माँ को बूढ़ू जादू से मारने की धमकी देती। इसकी बिल्ली हमेशा ही मेरी बहन के साथ रहती। जिस शरीर के अंदर मैं इस वक्त हूँ वो मेरी बहन लियाना का है। हम दोनों की शक्ल एक जैसी है, इसलिए सभी इसको नायरा समझने लगे। इस औरत ने इस कब्रिस्तान के पीछे अपना अड्डा इसलिए बनाया था जिससे इसके काम में कोई दखल ना दे। अगर गलती से भी कोई यहाँ आ जाता तो ये दोनों बूढ़े बुढ़िया का भेष बनाकर लोगों को डरा देते थे। मेरी बहन और मेरी एक शक्ल का फायदा उठाकर मेरी बहन को चुड़ैल घोषित कर दिया था, जिससे लोग यहाँ आने से कतराए और ये बिना रोक टोक अपना काला जादू करके अपना काम करती रहे। ये औरत काले जादू के द्वारा लोगों की उम्र चुराना चाहती थी। काला काम ये करती और बदनाम नायरा होती।
आज मेरे जन्मदिन के दिन ये फिर से कोई बड़ा जादू करने की फिराक में थी। मैं और मेरी बहन का जन्मदिन एक ही तारीख को आता है, तो ये इसको भी वहीं मेरे पास भेजने के चक्कर में थी। वहां मौजूद सभी लोग उस लड़की के अंदर मौजूद आत्मा की बातें सुनकर चकित हो गए थे। उनके चेहरे देखकर लग रहा था उनको अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी संभव है। मैं उस लड़की की हर एक बात को अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने उस लड़की से पूछा, एक बात समझ नहीं आई कि जब आपकी बहन को चुड़ैल घोषित कर दिया था, जबकि वो चुड़ैल नहीं थी, तो फिर वो किसी को बस में दिखाई क्यों नहीं दी और सिर्फ मुझको ही क्यों दिखाई दी? उस लड़की ने मेरी ओर देखा और बोली, मेरी बहन के साथ इस औरत ने हमेशा के लिए एक काली बिल्ली छोड़ रखी थी जो इसकी हर हरकत पर नजर रखती थी। उस दिन ये मां से मिलकर वापस आ रही थी। ये बिल्ली जरूरत पड़ने पर भ्रम पैदा कर देती थी और वहां मौजूद लोगों की याददाश्त गायब हो जाती थी, पर तुम्हारे साफ दिल और मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से उसका जादू तुम पर काम नहीं किया। इसलिए मेरी बहन सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दी। जब तुमने उसकी तरफ शुद्ध हृदय और सच्चे प्रेम भाव से देखा तो इसके मन में तुमसे एक उम्मीद जागी। इसलिए इसने तुम्हें मुस्कुराकर देखा और फिर इसकी आंखों में उदासी इसलिए छा गई कि कहीं उस बिल्ली को इस बात की भनक ना लग जाए। इसने वहां वो रुमाल जानबूझकर छोड़ा, शायद तुम्हारी नजर पड़ जाए, पर उस वक्त तुम्हारी नजर उस रुमाल पर नहीं पड़ी। पर जब तुम उस सीट से उठे तो किस्मत से तुम्हारा पर्स वहां गिर गया। मेरी बहन की इस हरकत का पता इस औरत को पता चल गया और उसने ही इसको मजबूर किया कि वो अपना रुमाल लेकर आए, क्योंकि वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहती थी। उस रात मेरी बहन ही तुम्हारे रूम में आई थी और अपना रुमाल ले गई थी और बदले में जानबूझकर कोयले छोड़ गई थी कि तुम उसको चुड़ैल समझो और उससे दूर हो जाओ। उससे जब भी तुम्हारी मुलाकात हुई उसने तुम्हें डराया और दूर रहने को कहा। वो तुम्हारी मदद चाहती थी, पर यह नहीं चाहती थी कि उसकी जान बचाने की वजह से तुम आफत में आ जाओ, क्योंकि इस औरत की नजर हमेशा मेरी बहन पर थी। अगर वो सीधे सीधे तुमसे कुछ कहती तो वो तुमको भी मार देती। उस रात जो होटल के कमरे में तुमने सपना देखा था, वो सब मैंने यानी नायरा की आत्मा ने ही दिखाया था। मुझे तुम पर पूरा यकीन नहीं था। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। अगर तुम सच में मेरी बहन से प्यार करते होंगे तो उसका सच जानने की कोशिश जरूर करोगे। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो उस सपने के बाद होटल छोड़कर भाग गया होता, पर तुम्हारा दिल और प्यार दोनों सच्चा था, इसलिए तुम उसकी तलाश में इस कमरे तक आ गए। उस दिन ये दोनों पति पत्नी इसी कमरे में मौजूद थे। उनको दिखाने के लिए ही मेरी बहन ने चुड़ैल बनने का नाटक किया, जिससे वो दोनों तुम्हारे साथ कुछ बुरा न कर दे। इसने दिखाने के लिए तुम्हारी छाती पर हाथ मारा और रिस्क लेते हुए वो पत्र तुम्हारी जेब में रख दिया और इस औरत आदमी को बोल दिया कि तुम नायरा के फ्रेंड हो और उसको नायरा समझकर गलती से यहाँ आ गए हो, इसलिए इसको यहाँ से जाने दो। इसलिए उसने उनके सामने तुमको बोला कि फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया है। उस लड़की की कहानी सुनकर सब एकदम अवाक रह गए। फिर उस लड़की ने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखों में आंसू थे। वो मेरे पास आई और अपना हाथ मेरे हाथों में देकर बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, प्लीज मेरी बहन और माँ का ख्याल रखना, मेरे जाने का वक्त आ गया है। ऐसा बोलकर वो 2 कदम पीछे हट गई। अचानक से उस लड़की में से तेज प्रकाश निकला और एक प्रकाश पुंज वहां से बाहर की ओर जाकर आसमान में विलुप्त हो गया और वो लड़की यानी लियाना बेहोश होकर गिर गई। मैंने तुरंत उसको संभाला। पुलिस उस औरत और उसके पति को अपने साथ ले गई। अगले दिन कब्रिस्तान में मैं, मेरी माँ लियाना और लियाना की माँ खड़ी हुई थी। नायरा की लाश को दफना दिया गया था। उसकी कब्र पर सब बारी बारी से फूल चढ़ा रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ कोई साया मुझे छू कर गया है। मैंने देखा तो आसमान में एक साया मुस्कुराकर मुझे शुक्रिया अदा कर रहा था और आसमान में ही गायब हो गया। मैंने भी मुस्कुराकर अलविदा कह दिया। कब्रिस्तान के बाहर आकर मैंने माँ को लियाना से मिलवाया और कहा कि तू पूछ रही थी ना, मैं जिसकी वजह से उदास था, वो चुड़ैल कौन थी? यही है वो चुड़ैल, मेरा मतलब यही है वो लड़की।
माँ ने मेरा कान पकड़कर उमेट दिया और वो शर्मा गई और झूठे गुस्से से मुझे आंखें दिखाने लगी। मैंने कहा, देख लो माँ, अभी शादी नहीं हुई है और अभी से हक जताने लगी। मेरी बात सुनकर सब हंसने लगे और उसने शर्म से अपना मुंह छुपा लिया। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि इस स्टोरी में कई सारे मोड थे। स्टोरी में सस्पेंस, काफ़ी हॉरर और कॉमेडी भरी हुई थी। अगर आपने यह स्टोरी अंत तक सुनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी उनको कैसी लगी, क्योंकि काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो सबसे आखिर तक कहानी को सुनते हैं, लेकिन आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो आखिर तक इस स्टोरी को सुन रहे हैं। तो मैं तहे दिल से, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए आगे आने वाली स्टोरी का वेट कीजिए। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।